सुनीता विलियम्स की वापसी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब से थोड़ी ही देर में यानी सुबह 10:35 पर अनडॉकिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अनडॉकिंग यानी स्पेस स्टेशन से यान के अलग होने की जो प्रक्रिया होती है उसे अनडॉकिंग कहते हैं। इसी के साथ एक तरह से देखा जाए तो सुनीता विलियम्स की वापसी का सफर शुरू हो जाएगा। सुनीता विलियम्स की वापसी की इस यात्रा के पल पल के तमाम अपडेट हम आपको गुड न्यूज टुडे पर देंगे। सुनीता विलियम्स की जर्नी के हर फेज को नासा बारीकी से मॉनिटर कर रहा है। इसके लाइव स्ट्रीमिंग भी आपको दिखाएंगे। ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको तक पहुंचाएंगे। नासा की प्लानिंग के अनुसार अगर हम देखें तो स्पेसएक्स ड्रैगन के कल तड़के 2:41 पर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने की संभावना है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा। इस प्रक्रिया को डी ऑर्बिट बर्न कहा जाता है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक होता है तो कल सुबह 3:27 पर स्प्लैश डाउन होगा और फ्लोरिडा तट के पास समुद्र में एस्ट्रोनॉट्स की लैंडिंग हो जाएगी और इसी के साथ पूरी दुनिया का पिछले 9 महीनों से चला आ रहा इंतजार भी खत्म हो जाएगा। We're coming back before long, so don't make all those plans without me. We'll be back before too long. 19 मार्च तड़के 3:27। वो तारीख जब 9 महीनों का इंतजार खत्म हो जाएगा। ये वो तारीख है जब सुनीता विलियम्स एक और सफर को अंजाम देंगी, लेकिन इस बार सफर घर वापसी का है। यही वजह है कि पूरी दुनिया सुनीता विलियम्स का इंतजार बेसब्री से कर रही है। यही वो दिन है और यही वो वक्त है जब नासा के मिशन पर अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची हिंदुस्तान की बेटी सुनीता विलियम्स वापस धरती पर लौटेंगी, वो भी करीब 9 महीने बाद। धरती से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सुनीता विलियम्स अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 9 महीने से रुकी हुई हैं। लेकिन इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, क्योंकि नासा और स्पेस एक्स की नई टीम क्रू 10 उन्हें वापस भेजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच चुकी है। अब कुछ घंटों की बात है जब सुनीता विलियम्स और उनकी टीम के अन्य साथियों की वापसी की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। भारतीय समय के अनुसार 18 मार्च को इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 19 मार्च को 3:27 पर घड़ी की सुइयों के पहुंचने के साथ ही फंसे अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कैप्सूल का टच डाउन हो जाएगा। ये टच डाउन की प्रक्रिया फ्लोरिडा के समंदर में होगी। 1:05 पर अनडॉकिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद शाम 4:45 पर धरती की तरफ वापसी का काउंटडाउन शुरू होगा। नासा की ओर से स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन की वापसी का लाइव कवरेज भी जारी किया जाएगा। फिलहाल इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। अमेरिका से हिंदुस्तान तक दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है। स्पेस क्राफ्ट के सकुशल वापसी को लेकर हर कोई रोमांचित है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब जानते हैं इस मिशन से जुड़ी क्या क्या चुनौतियां हैं। जैसे धरती पर एंट्री के वक्त कैप्सूल का सटीक एंगल जरूरी है। इसी तरह सभी 6 पैराशूट समय पर खुलने भी जरूरी है। धरती से 400 किलोमीटर दूर है इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, तो धरती से 100 किलोमीटर ऊंचाई तक है वायुमंडल। आईएसएस से धरती तक आने में लग सकते हैं करीब 3 घंटे। आईएसएस से वायुमंडल में एंट्री की प्रक्रिया जोखिम भरी होगी, तो ऐसे में वायुमंडल में एंट्री के लिए धीमी करनी होगी हमें कैप्सूल की गति। तो स्पेसक्राफ्ट का एंगल सही होने पर ही हो सकेगी एंट्री। और वायुमंडल में एंट्री के दौरान घर्षण से गर्मी पैदा होती है। ऐसे में यान 1500 डिग्री सेल्सियस की गर्मी सहन करने लायक होगा। हीट शील्ड में तकनीकी खराबी आने पर दिक्कत हो सकती है। लैंडिंग के समय यान की रफ्तार काफी घट जाएगी। बिल्कुल गीतिका, और देखिए कहा यह भी जा रहा है कि ये क्या रेस्क्यू मिशन है, जबकि वैज्ञानिक ऐसा नहीं मानते। इस मामले को विस्तार से समझ आ रहे हैं वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वर। क्रू 10 करके एक स्पेसक्राफ्ट यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रीच किया है 4 आदमी के साथ।
काफी लोग का ये मानना था दैट ये यान में सुनीता विलियम्स वापस आएगा। नो, नहीं, सुनीता विलियम्स ये यान में नहीं आएगा। ये यान 6 महीने के बाद वापस आएगा। ये 4 लोग ऊपर गया ना, उसके साथ साथ ही वापस आएगा। देन सुनीता विलियम्स किस में आएगा? 6 महीने के पहले इसी तरह क्रू 9 करके एक स्पेसक्राफ्ट गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। उसमें सिर्फ 2 आदमी गया, 2 सीट खाली रख के गया वो। उसमें बैठ के 4 लोग वापस आएगा। उस समय 2 लोग गया ना, उसके साथ साथ सुनीता विलियम्स एंड बेरी, इन 4 लोग वापस आएगा। सुनीता विलियम्स उधर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अकेलापन नहीं है। ये बहुत लोग का एक गलत प्रेमी है इसके बारे में। उधर अभी ये यान जाने के पहले 7 लोग था। 7 लोग में 4 लोग अमेरिका का यान में गया, मतलब 2 क्रू 9 में गया, 2 सुनीता विलियम्स एंड बेरी वो स्टारलाइन में गया, 4 लोग। 3 लोग एक रशियन यान में गया। सो दोनों यान, दैट इज वो रशियन यान, सोयूज यान एंड ये क्रू 9 उधर ही है। 6 महीना उधर ही है। ये एक रेस्क्यू मिशन नहीं है। उधर 6 महीना का एक शिफ्ट उधर होता है। सो ये शिफ्ट को उधर एक्सपेडिशन में बोलता है, एक्सपेडिशन 1, एक्सपेडिशन 2 वगैरह वगैरह। एक्सपेडिशन 1 शुरू हुआ 2002 में, 25 इयर्स के पहले नवंबर में एक्सपेडिशन 1 शुरू हुआ। अभी सुनीता विलियम्स था ना उधर, वो एक्सपेडिशन 72 है। जून में सुनीता विलियम्स गया ना, उस समय एक्सपेडिशन 71 था। उस समय ऑलरेडी 7 लोग था। वो 7 लोग जुलाई अगस्त में वो वापस आ गया। सुनीता विलियम्स एंड बेरी उधर रहा एंड धरती से 5 लोग गया। ये 6 लोग एक नया एक्सपेडिशन, मतलब शिफ्ट 72 या एक्सपेडिशन 72 शुरू किया। उनका शिफ्ट टाइम 6 महीना खत्म हो रहा है, इसलिए ये वापस आ रहा है। ये नहीं है दैट सुनीता विलियम्स का तबीयत खराब हो गया, उधर कुछ गड़बड़ हो गया, रेस्क्यू, वो सब गलत है, गलत इंफॉर्मेशन। तो देखिए, जिस ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से सुनीता विलियम्स की वापसी होगी, आइए उसकी खूबियों के बारे में जान लेते हैं। सुनीता विलियम्स को लाने के लिए भेजा गया है ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, जाहिर सी बात है, और इसमें उनके साथ बुच विल्मोर भी साथ लौटेंगे। जी हाँ, ये आईएसएस के लिए ड्रैगन का 14वां मानव उड़ान मिशन है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 16 ड्रैको थ्रटर्स से लैस है। बिल्कुल, और देखिए ड्रैको थ्रटर्स ऑर्बिट में एडजस्टर करने में बहुत मददगार साबित होता है और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को बार बार इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो इसे एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने बनाया है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जो आवाज की गति से 25 गुना रफ्तार से वापसी कर सकता है। बिल्कुल, और देखिए सेल्फ डॉकिंग और लॉन्च स्केप सिस्टम से पूरी तरीके से लैस होता है। इतना ही नहीं, आपको बता दें सुरक्षित वापसी के लिए इसमें पैराशूट भी उपलब्ध होता है। तो सुनीता विलियम्स ने अपनी जिंदगी के 9 महीने अंतरिक्ष में गुजारे हैं। इस दौरान उनके सामने चुनौतियां कम नहीं थी। सबसे बड़ी चुनौती थी अपने शरीर को हेल्दी बनाए रखने की, क्योंकि मानव शरीर 0 ग्रेविटी और हाई रेडिएशन के प्रभाव में रहने के लिए नहीं बना है। ऐसे में नासा के डॉक्टर्स की नजर इस पर भी होगी कि धरती पर वापसी के बाद उनकी हेल्थ पर अंतरिक्ष में गुजरे वक्त का क्या प्रभाव दिखता है। बिना गुरुत्वाकर्षण की जिंदगी कैसी होती है, उन हालातों में कैसे रहा जा सकता है, उसकी तस्वीरें रोमांच पैदा करती हैं। लेकिन अंतरिक्ष की दुनिया का यही रोमांच अपने साथ कई चुनौतियां भी लाता है। जब सुनीता विलियम्स धरती पर लौटेंगी, तब तक वो स्पेस में 9 महीने से ज्यादा का वक्त गुजार चुकी होंगी। 9 महीने का समय स्पेस स्टेशन पर रहने के लिए एक लंबा वक्त है। इतना लंबा समय अंतरिक्ष में बिताने पर कई बार एस्ट्रोनॉट्स को खतरनाक रेडिएशन और 0 ग्रेविटी में रहने के प्रभाव से गुजरना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरिक्ष से वापस आने पर अंतरिक्ष यात्री के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ तालमेल बिठाना आसान नहीं होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में वापस आने की यात्रा अपनी चुनौतियों के साथ आती है, जिनमें से एक चुनौती है बेबी फीट।
भारहीनता के लंबे समय तक संपर्क में रहने से अंतरिक्ष यात्रियों के पैरों के तलवों की त्वचा मोटी हो जाती है, जिसके चलते पृथ्वी पर लौटने पर उनके पैरों के तलवे असामान्य रूप से कोमल हो जाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि अंतरिक्ष से लौटकर एस्ट्रोनॉट्स मूल रूप से अपने पैरों की त्वचा का मोटा हिस्सा खो देते हैं। जब वो वापस आते हैं तो उनके पैर बच्चों जैसे हो जाते हैं, जिसे वैज्ञानिक बेबी फीट कहते हैं। क्या होता है कि जबकि लंबे दौर तक आप स्पेस के अंदर रहते हैं, आपकी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा वहां पे ये प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि आपका ये वॉल्यूम रिडक्शन, आपके लंग्स का वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, उसकी एरोबिक कैपेसिटी जिसको कहते हैं वो कम हो जाती है, और आपका बोन मास, मसल मास वो कम हो जाता है। ऐसा रिजल्ट कि आपका जो मसल स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाती है। साथ में हार्ट के और वेसल्स, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर भी काफी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण में अचानक लौटने से चक्कर आना, भारीपन और संतुलन की समस्या भी हो सकती है। यही नहीं, इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के चलते सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर को हड्डियों और मांसपेशियों की कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। उन्हें वापस पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अनुरूप खुद को ढालने के लिए कई हफ्तों तक व्यायाम और चिकित्सा से गुजरना होगा। वैज्ञानिक इस पूरी प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखेंगे ताकि भविष्य के अंतरिक्ष मिशन के लिए बेहतर समाधान तैयार किए जा सके। एक पोस्ट फ्लाइट रिकंडीशनिंग प्रोग्राम, इसके अंदर हम ये भी मेजर करते हैं कि हाइट ऑफ एस्ट्रोनॉट कितना है, उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, उसके किस तरीके से वो ENT एग्जामिनेशन करते हैं, आंखों का एग्जामिनेशन करते हैं, और साथ में न्यूट्रिशनल चेक करते हैं, और इवन रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। और ये सब करके पेशेंट को रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के अंदर लिया जाता है। उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए नॉर्मली कहा जाता है कि जैसे 4 दिन के लिए कोई स्पेस के अंदर जाता है, वो 7 दिनों के अंदर वापस जो है नॉर्मल अपने रिकवरी के अंदर हो जाता है। बट लंबे मिशन के अंदर टाइम लगता है। उम्मीद है नासा की ट्रेनिंग और वहां मौजूद काबिल डॉक्टर्स सुनीता और उनके साथियों के लिए इन चैलेंजेस को आसान बनाने की हर संभव कोशिश करेंगे। फिलहाल सब सुनीता की सुरक्षित वापसी की दुआएं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता और इसके कारण वहां चलना फिरना नहीं होता है। ऐसे में हड्डियों से जुड़ी समस्या सबसे ज्यादा आ सकती है। धरती पर लौटने के बाद शुरुआत में चलने फिरने में परेशानी हो सकती है। हाँ, स्पेस में आप लंबा दिन रहने के समय कुछ बॉडी में चेंज हो सकता है। इसके बारे में भी रिसर्च किया है लोग। एक चीज है, देख लो, हमारा अंदर बोन है ना, वो बोन क्या करता है, हमारा बॉडी को रिजिडनेस करता है। नहीं तो बोन नहीं तो क्या होगा, धरती का ग्रेविटी हमको पकड़ेगा, सो देन हम पूरा एक पापड़ के तरह नीचे फैल देगा ना। तो नहीं, हम खड़ा है, हमको हाथ इस तरह से है, फिंगर्स इस तरह से है, बिकॉज अंदर बोन्स है। स्पेस में हम फ्लोट कर रहा है, सो बोन का यूज नहीं होता है। सो इसलिए क्या होता है, बोन का डेंसिटी कम होता है, बोन डेंसिटी कम होते रहता है। इसी तरह मसल्स का डेंसिटी भी कम होगा। एंड उधर आप फ्रेश खाना बना के नहीं खा सकता है ना, आई मीन पैक्ड फूड ही आप खा सकता है, बिकॉज उधर आप कुक नहीं कर सकता है, राइट। फ्रेश फ्रूट्स वगैरह जाता है उधर, बट आप एक दाल बना दो, उस तरह से नहीं कर सकता है। सो इसलिए क्या होता है, आपका गट में बैक्टीरिया होता है ना, गुड बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक्स वगैरह हम सुनता है ना, उसमें चेंज होता है। तो इस तरह से कुछ चेंज होता है, वो सही है। उसके बारे में भी रिसर्च किया है। इसलिए एक एस्ट्रोनॉट या कॉस्मोनॉट उधर डेली 2.5 आवर्स जिम में, स्पेशल जिम उधर रखा है, उस जिम में आप वर्कआउट करना है। और हम आपको SpaceX कैप्सूल के स्पेस स्टेशन से डॉकिंग यानी जुड़ने की तस्वीरें दिखाते हैं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर 8 दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर गए थे, लेकिन 9 महीने के लिए वहां फंस गए। गुड न्यूज ये है कि अब उनकी वापसी का इंतजार खत्म होने जा रहा है। सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हुआ तो सुनीता विलियम्स बुधवार सुबह धरती पर लौट आएंगी। सुनीता और बुच, निक हैग और रूसी कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर गार्बुनोव के साथ क्रू ड्रैगन पर सवार होकर धरती पर वापस लौटेंगे।
बिल्कुल देखिए, पिछले 9 महीनों से सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हैं। अब जाकर उनकी वापसी की राह आसान हुई। नासा पूरी तरीके से प्रक्रिया की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। इन सबके बीच लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि आखिर क्या है वो स्पेस स्टेशन जहां इस वक्त सुनीता विलियम्स मौजूद हैं। कैसे वहां एस्ट्रोनॉट अपना दिन काटते हैं, ये कितना बड़ा होता है, देखिए। Really is just a choreography that it follows throughout its final approach and docking today. अंतरिक्ष में चक्कर लगाती इंसान की बनाई सबसे बड़ी संरचना Here and cosmonauts awaiting the Crew 10's arrival. ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किसी अजूबे से कम नहीं। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स पिछले 9 महीने से इसी स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस लौटने की राह देख रही हैं। अब सुनीता और बुच विल्मर की वापसी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। वापसी की इस गुड न्यूज के साथ ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में होने वाले वैज्ञानिक परीक्षणों का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ वैज्ञानिक बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इस स्टेशन पर जिंदगी पृथ्वी की जिंदगी से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर ये स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में लगातार चक्कर लगाता रहता है। स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स को 24 घंटे में 16 सूर्योदय और 16 सूर्यास्त देखने का अनुभव होता है। यहाँ 45 मिनट का दिन होता है और 45 मिनट की ही रात होती है। ये 28,163 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी पर इसका वजन करीब 4.5 लाख किलोग्राम होगा। सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ने पर इसकी लंबाई एक फुटबॉल के मैदान के बराबर है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने साल 2011 में अपने साझेदारों के साथ मिलकर इस स्पेस स्टेशन का निर्माण पूरा किया था। नासा के मुताबिक इसका आकार 5 बेडरूम वाले घर या 2 बोइंग 747 जेट्स एयरक्राफ्ट के बराबर है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती से 403 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के लगातार चक्कर लगाता रहता है। ये 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। इस दौरान ये 45 मिनट तक सूरज की रोशनी में रहता है और बाकी 45 मिनट पृथ्वी की छाया में रहता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 6 एस्ट्रोनॉट और कुछ मेहमान रह सकते हैं। फिलहाल इस स्पेस स्टेशन पर 8 लोग मौजूद हैं। स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक जीरो ग्रेविटी में कई अहम प्रयोग करते हैं। इस स्पेस स्टेशन में अमेरिका के साथ साथ रूस, जापान और यूरोप के प्रयोगशाला मॉड्यूल शामिल हैं। इन सभी देशों ने मिलकर अंतरिक्ष में इस अद्भुत संरचना का निर्माण किया है। पिछले 1.5 दशक में अंतरिक्ष में हुए एक्सपेरिमेंट की बदौलत ही साइंटिस्ट कुछ ऐसे रहस्यों का खुलासा कर पाए हैं जो इस स्पेस स्टेशन के बगैर मुमकिन नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। को लेकर चलते हैं पहाड़ों पर, जहां इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। चाहे जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, कहीं लगातार तो कहीं रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। ठंड को मानो अब ऐसा लग रहा था कि थम गई हो, लेकिन अब दोबारा शुरू हो गई। वहीं दूसरी ओर इस बेमौसम बर्फबारी ने सैलानियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। भारी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। गंगोत्री घाटी तो पूरी तरीके से बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। बर्फबारी के कारण क्षेत्र के जल स्रोत रिचार्ज हो गए हैं, जिससे गर्मियों में जल संकट से राहत जरूर मिलेगी। साथ ही साथ इस बर्फबारी ने ग्लेशियरों को भी अब संजीवनी दे दी है। गंगा घाटी के सुखी से लेकर गंगोत्री धाम तक दोनों ओर की पहाड़ियां बर्फ से लबालब हैं, जिससे इस क्षेत्र का नजारा बेहद आकर्षक नजर आ रहा है। आगामी 4 धाम यात्रा का शुभारंभ 30 अप्रैल से होने जा रहा है। ऐसे में यह सफर तीर्थ यात्रियों के लिए यादगार अनुभव हो सकता है। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहाड़ों का सफेद श्रृंगार देखिए। बर्फ की सफेद चादर में लिपटे इन पहाड़ों को मानो उसी का इंतजार था। मौसम ने करवट ली और इनकी दुआ कबूल हुई। जिधर नजर फेरिए बर्फ ही बर्फ है। जमीन से लेकर पहाड़ की चोटी तक, पेड़ पौधे और मकान तक, सब बर्फ से लिपटे हैं। दूर तक फैली ये उजली जमीन और नीला आसमान मानो यहाँ आए सैलानियों को यही ठहर जाने को कह रहा हो। ये तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की हैं, जहाँ हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है। मानो प्रकृति ने बाबा बद्रीनाथ के इस धाम को सफेद फूलों से सजा दिया हो। बद्रीनाथ धाम में लगातार पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिससे यहाँ चारों ओर बर्फ की 1.5 से 2 फीट मोटी परत जमी है।
हालांकि अभी बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए जाती हुई ठंड एक बार फिर से लौट आई है। लगातार बर्फबारी के चलते यहाँ तापमान में गिरावट आ गई है। कुछ ऐसा ही नजारा उत्तरकाशी में गंगोत्री घाटी का भी है। फरवरी से जारी बर्फबारी ने इस घाटी की सुंदरता और बढ़ा दी है। गंगोत्री घाटी पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर में लिपटी नजर आ रही है। यहाँ सड़कों के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे बर्फ के ग्लेशियर दिखाई दे रहे हैं। गंगा घाटी के सुक्की से लेकर गंगोत्री धाम तक दोनों ओर की पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई हैं। मानो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत में सज धज कर खड़े हों। ऐसे में 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही 4 धाम यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए ये एक यादगार अनुभव होगा। वहीं लगातार हो रही बर्फबारी इस इलाके के लोगों के लिए भी राहत का पैगाम लेकर आई है। लगातार बर्फबारी से यहाँ के जल स्रोत रिचार्ज हो गए हैं, जिससे गर्मियों में जल संकट से राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इस बर्फबारी ने ग्लेशियरों के लिए भी संजीवनी का काम किया है। मेरे चारों ओर आप देख सकते हैं किस तरह से स्नो कवर्ड एरिया है। ये गंगोत्री नेशनल हाईवे का चांगत्यांग ग्लेशियर वाला स्थान है। इस बार यहाँ पर बहुत अधिक बर्फबारी होने के कारण गंगोत्री नेशनल हाईवे जगह जगह ग्लेशियर से अटा पड़ा है। 30 अप्रैल यानी कि अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे, जहां श्रद्धालुओं को तीर्थाटन का लाभ मिलेगा, वहीं पर्यटन का भी लाभ मिलेगा, क्योंकि रोमांच से भरपूर ये नजारे पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को देखने को मिलेंगे। यानी कि एक तरफ वो गंगा मैया के दर्शन कर पाएंगे, विधिवत पूजा अर्चना कर पाएंगे, उसके साथ ही साथ ये प्रकृति के जो अद्भुत नजारे हैं, ये पसरा हुआ जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर के ये जो बहुत बहुत बड़े पहाड़ हैं, इनका दीदार भी जो पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, वो कर पाएंगे। पहाड़ों में बर्फबारी सैलानियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। ऐसे में उत्तराखंड का औली भी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। स्कीइंग के लिए मशहूर स्की रिजॉर्ट औली में इन दिनों सैलानियों की आवक बढ़ गई है। बर्फ की सफेद चादर में लिपटे पेड़ पौधों और पहाड़ों के बीच सैलानी बर्फ पर खेल का मजा ले रहे हैं। मार्च में हो रही पहाड़ों में ये बर्फबारी जहां एक और सैलानियों के चेहरों पर मुस्कान लेकर आई है, वहीं वहां के लोगों के लिए इलाके में ठंड मानो थम से गई है। चमोली से कमल नैन सिलोरी और उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, गुड न्यूज टुडे। और मौसम के बाद अब उत्सव की बहार मथुरा के वृंदावन में, जहां रंगनाथ मंदिर में 10 दिनों तक चलने वाले ब्रह्मोत्सव की शुरुआत हो गई है। पहले दिन भगवान रंगनाथ लक्ष्मी जी के साथ सोने से बनी कोठी में विराजे। रंगनाथ मंदिर उत्तर भारत के दक्षिण भारतीय शैली से बना सबसे बड़ा मंदिर है, जहां हर साल होली के बाद 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया जाता है। भव्य रथ पर विराजमान भगवान रंगनाथ की सवारी, मंत्रोच्चार के बीच दिव्य ब्रह्मोत्सव की अद्भुत छटा, परंपरागत वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि के बीच धूमधाम से निकली भगवान रंगनाथ की सवारी। मथुरा के वृंदावन में रंगनाथ मंदिर में 10 दिनों तक चलने वाले ब्रह्मोत्सव की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा पाठ के साथ ब्रह्मोत्सव का शुभारंभ हुआ। पहले दिन भगवान रंगनाथ लक्ष्मी जी के साथ सोने से बनी पूर्ण कोठी में विराजमान हुए। इसके बाद परंपरागत वाद्य यंत्रों ध्वनि के साथ यात्रा शुरू की गई। मंदिर से शुरू हुई सवारी गाजेबाजी के साथ बड़ा बागीचा पहुंची, जहां कुछ देर विश्राम करने के बाद सवारी वापस मंदिर आ गई। मंदिर से लेकर बड़ा बागीचा तक दर्शन करने को सड़क पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। इस ब्रह्मोत्सव के दौरान प्रभु गोदा रंगमन्नाथ अलग अलग वाहनों पर विराजमान होकर बाहर निकलेंगे, भक्तों को दर्शन देंगे। वैसे तो भक्त जो है मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करते हैं, यहाँ भगवान स्वयं बाहर निकल के भक्तों को दर्शन देते हैं। बड़ा आनंद आएगा। आज सुबह और शाम दोनों वक्त भगवान की सवारियां उठेंगी, भगवान अलग अलग वाहनों पर पधारेंगे। आज जो सबसे पहला वाहन है, इसका नाम है पूर्ण कोटि विमान, जिसको पुण्य कोटि विमान भी बोलते हैं। भक्त लोग इसका दर्शन करके काफी पुण्य और अर्जित कर सकते हैं। ब्रह्मोत्सव की शुरुआत से पहले भगवान रंगनाथ के सेनापति विश्वक्सेन जी का आह्वान पूजन अर्चन किया गया। पूजन अर्चन के बाद उनको चांदी से बनी पालकी में विराजमान किया गया।
इसके बाद परंपरागत वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ सवारी शुरू की गई। विश्वक्सेन जी ब्रह्मोत्सव के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेने चांदी की पालकी में विराजमान होकर निकले। वृंदावन का रंगनाथ मंदिर उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय शैली का सबसे विशाल मंदिर है। इस मंदिर के मुख्य भगवान श्री गोदा रंगमन्नार हैं। रंगनाथ मंदिर को दिव्य देश की उपाधि मिली हुई है, यानी वो देवस्थान जहां हर दिन भगवान का उत्सव हो। इन्हीं उत्सवों में प्रमुख है ब्रह्मोत्सव। कहा जाता है कि ये उत्सव स्वयं भगवान नारायण के लिए ब्रह्मा जी ने किया था। श्री रंगनाथ मंदिर में वर्षों से ब्रह्मोत्सव हर साल होली के बाद कृष्ण पक्ष की दूज से शुरू होता है, जो अगले 10 दिनों तक चलता है। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, गुड न्यूज सूरत। और आइए आपको लेकर चलते हैं राजधानी दिल्ली में, जहां उत्तर प्रदेश के एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर पहली बार ईव टीजिंग स्क्वाड बनाया गया है और इसका नाम शिष्टाचार स्क्वाड तय किया गया है। दिल्ली के हर जिले में 2 स्क्वाड होंगे। एएसपी क्राइम अगेंस्ट विमेन इन स्क्वाड के हेड होंगे और डीसीपी आकांक्षा यादव से जानते हैं आखिर ये स्क्वाड कैसे काम करेगा और ये महिलाएं इस सुविधा का लाभ कैसे उठा सकती हैं। दिल्ली में अब मनचलों की खैर नहीं है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया है कि दिल्ली में जो एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड है वो बनाई जाए। हमारे साथ आकांक्षा यादव हैं जो इस पूरी टीम को लीड कर रही हैं। मैम, क्या ये स्क्वाड बनाया गया है और ये कैसे फंक्शन करेगा? दिल्ली पुलिस में ईव टीजिंग को रोकने के लिए और पब्लिक प्लेसेस को सेफ बनाने के लिए हर जिले में 2 स्क्वाड बनेंगे जो जिन्हें एसीपी लीड करेंगे और उनके तहत 2 टीम्स होंगी। दोनों टीम्स को जो लीड करेंगे वो इंस्पेक्टर्स होंगे, जिसके अंदर सब इंस्पेक्टर भी होंगे, महिला कांस्टेबल्स, मेल कांस्टेबल और साथ ही साथ स्पेशल स्टाफ का भी स्टाफ रहेगा। तो उसके तहत जो भी पब्लिक एरियाज हैं, जो हॉटस्पॉट है जहां पे महिलाओं को, लड़कियों का मूवमेंट रहता है या ईव टीजिंग की कंप्लेंट आती है, स्कूल की छुट्टी के बाद, कॉलेज की छुट्टी के बाद या कॉलेज के आसपास या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है या हॉस्पिटल है या मार्केट एरिया है, जहां पे भी लड़कियों के साथ छेड़खानी की कहां पे जहां पे हो सकता है, जहां पे कंप्लेंट आ सकती है, उन ऐसे जगहों को आइडेंटिफाई किया गया है। डेली बेसिस पे ये जो 2 टीम्स हैं ये इन एरिया को चेक करेगी, साथ ही साथ अपने डिकॉय भी भेजेगी, जो डिकॉय पुलिसकर्मी होंगे जो ऐसे जो भी केसेस होते हैं, अगर जो महिला पुलिसकर्मी है वो साधारण लड़की की, स्कूल गोइंग लड़की की वेशभूषा में उसकी तरह तैयार होके जाएगी और वहां पे अगर उसके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो जो टीम है उस पर तुरंत कार्रवाई करेगी। जो उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड बना था, कई तरह की शिकायत आई थी, मॉरल पुलिसिंग भी हो जाती है उसमें, उसको लेकर क्या रणनीति? उसके लिए हम शुरू से ही जब हमने इसको कंसेप्चुलाइज करा है, हम बहुत क्लियर थे कि दिल्ली पुलिस किसी तरह का मॉरल पुलिसिंग नहीं करेगी और इसके लिए क्लियर डायरेक्शंस दिए गए हैं। साथ ही साथ हम ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, जो भी वो टीम का हिस्सा रहेंगे उनकी स्पेशलाइज ट्रेनिंग कराई जा रही है कि सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है और किन सिचुएशंस में हमको किसी भी तरीके से मॉरल पुलिसिंग में नहीं आना है। क्या हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किया गया है? जी बिल्कुल। हॉटस्पॉट पहले हम जब पुलिस की डायरेक्शन जब हम देखते थे तो हॉटस्पॉट होता था कि जहाँ पे वेल लेट जगह नहीं है, जहाँ पे अंधेरा है, जहाँ पे लड़कियां अनसेफ है। अब हॉटस्पॉट की डेफिनेशन को भी कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया गया है। अब 3 तरीके से हम हॉटस्पॉट देखते हैं। सबसे पहले तो कि जहाँ पे जो जगहों पे लाइट नहीं है, जहाँ अंधेरा है वो, दूसरा जहाँ पे मोबाइल का कनेक्शन ठीक से नहीं आ पा रहा है वो, और तीसरी जगह वो है जहाँ, जैसे दूसरी जगह मैं कहूँ हॉस्पिटल की पार्किंग हो गई या फिर मॉल्स की पार्किंग जहाँ पे आपका सिग्नल नहीं आ रहा है या फिर कोई ऐसी गलियां जहाँ सिग्नल नहीं है, और तीसरा वो एरिया है जो थोड़ा जंगल में एरिया है या फिर कोई जो थोड़ा हमारे नाले होते हैं उसके अराउंड एरिया है जहाँ पीसीआर का प्रेजेंस बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है, उसको भी हमने हॉटस्पॉट पे डाला है। इन तीनों क्राइटेरिया में जो हॉटस्पॉट्स फिट होते हैं, जो भी एक भी क्राइटेरिया में आ जाता है, उस पे ये जो हमारा शिष्टाचार स्क्वाड है काम करेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मनचलों की खैर नहीं है और दिल्ली में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली। तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में अब चीतों का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि पार्क प्रबंधन ने मादा चीता गामिनी और उसके 4 शावकों को बाड़े से खुले जंगल में रिलीज कर दिया है। अब खुले जंगल में कुल 17 चीते दौड़ लगाएंगे, जिनमें 11 शावक हैं। इस तरह चीतों के कुनबे को कुदरती आशियाना मिल गया है। इससे कूनो नेशनल पार्क में चीतों के प्रजनन को भी बढ़ावा मिलेगा।
और आइए आपको दुनिया की अनोखी ट्राम की सैर पर ले चलते हैं। चीन के जिलिंग प्रांत में पेट फ्रेंडली ट्राम चलती है जो पूरी तरीके से दुनिया में मशहूर है और इसका 80 साल पुराना अपना इतिहास है। इस ट्राम में पेट्स लवर की तमाम जरूरतों का खास ख्याल रखा जाता है और लोग अपने पेट्स के साथ इस ट्राम में यात्रा का लुत्फ उठाते हैं। तस्वीरें देखिए किस प्रकार से तमाम यात्री जब सफर करते हैं तो अपने पेट्स भी साथ ले जाते हैं। और चलिए अब आपको एक ऐसे रोबोट से मिलवाते हैं जो न केवल इंसान की तरह दिख सकता है बल्कि डांस से लेकर वॉक भी कर सकता है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया में कमाल करके दिखाया है। तकनीकी युग में लोग रोबोट के साथ भी शानदार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। चीन से आई इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब रोबोट भी इंसानों की हूबहू नकल करने लगा है।